थे मोल कॉन्सेप्ट में? सर ये लेक्चर वे 4 है ना? 4 है या वे 5 है? वेपर डेंसिटी तक किए थे हम लोग। अच्छा, लेक्चर 5 होगा ये। 5। सर होमवर्क आज हम दिए लोग थे, पढ़ेंगे होमवर्क। डिस्कस बना लिया करना है। होमवर्क? हाँ, डिस्कस हाँ कुछ, करना है। हाँ बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 13 में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस होगा। क्वेश्चन नंबर 13। Two sample of sodium chloride are produced when sodium, हाँ ये तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सर आंसर में रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो सोडियम क्लोराइड बना है, produced by when sodium combines separately with two isotopes of chlorine, Cl35 and Cl37। तो ये दो अलग अलग हो गया ना। देखो यहाँ पे एक Cl35, ये बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। दूसरा Cl37, ये अलग हो गया ना। मास दोनों का तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा ना। समझ में आ रहा है? दोनों को यस सर। अलग अलग तुमको ट्रीट करना है, ठीक है? तो अलग अलग ट्रीट करोगे तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट आ गए ना। एक सोडियम आ गया, दूसरा क्लोरीन 35 वाला आ गया, और तीसरा क्लोरीन 37 वाला आ गया, ठीक है? तो ये 3 सर डिफरेंट टाइप्स। हाँ बोलो। जहाँ पर 3 एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मान सकते हैं, और जहाँ पे दो हाँ हाँ इन्वॉल्व। बट वहां पे वही चीज है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाला जो कंडीशन है वो वैलिड होना चाहिए। तो जो रेशियो हम लोग लेते हैं वो या तो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, या तो उसका मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ भी करोगे तो वो क्या आएगा, हमारे दोनों से अगर रेशियो लोगे तो वो सेम ही रेशियो आएगा यहाँ पे। एक फर्स्ट वाले केस में अगर तुम इसका लोगे, किसका किसका रेशियो लोगे यहाँ पे? सोडियम और क्लोरीन सो 35। हाँ सोडियम और क्लोरीन 35, और उसके बाद सोडियम और क्लोरीन 37। क्लोरीन 37, और क्लोरीन आपस में मिलके क्या बनाएगा? सर क्लोरीन और क्लोरीन आपस में मिलके तो क्लोरीन ही बनाएगा। Cl2 बनाएगा। अब यहाँ दोनों आंसर क्या दिया है इसका, आंसर चेक करो तो एक बार। हेलो, आंसर क्या दिया है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है इसको देख लेते हैं, हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। और कौन सा का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27। 25, 26, 27, ये सब कुछ भी नहीं बना? नहीं सर, और भी है सर। 17 क्वेश्चन नहीं बना है टोटल 60 में। 17 क्वेश्चन नहीं बना है? इतना ज्यादा क्वेश्चन? हाँ बताओ। 25, यस सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.4 बाय रिएक्शन विद, चलो इसमें तो तुमको रिएक्शन का जरूरत पड़ेगा, तो ये तो बैलेंस करना होगा ना। हम लोग अभी इसके लिए स्टोक्योमेट्रिक वाला पार्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? वो स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से बनेगा। और दूसरा 26। द मास ऑफ नाइट्रोजन इन 1 kg ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, इसमें क्या दिक्कत है यार? सर क्या करना है? मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तुमको, ये तो पता है ना। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4NO3। यस सर। इसका 1 kg लिया गया है। अब इसका जब 1 kg लिया गया है तो उसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन का उसमें मास कितना होगा। तो इसका पहले मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कितना आया NH4NO3 का, कैलकुलेट किए हो? नहीं सर, नहीं किए, कैलकुलेट करते तो हैं। यहाँ हम बता दे रहे हैं, हिंट देखो।
मोलर मास निकालोगे, ठीक है, जो भी आया उसका मोलर मास, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन के दो एटम है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 14 इंटू टू 28 ग्राम। तो मतलब जो भी इसका मोलर मास आएगा उतने ग्राम में 28 ग्राम तुम्हारा नाइट्रोजन होगा। तो 1 kg में कितना होगा, वो बस यूनिटरी मेथड लगाना है तुमको। समझ में आ रहा है क्या बोल ठीक है रहे सर। हैं? हाँ। हाँ यस और सर। और क्या है? 27। अरे इतना ये भी ये वही है छोड़। इतना आसान क्वेश्चन सब क्यों पूछ रहे हो? और बोलो। 20। सर कुछ 27 बोले थे तो बन जाएगा सर, वो 26 हाँ जैसे है। और 32। 32। इसमें अब क्या दिक्कत हो गया बताओ? सर इसमें नहीं समझ आ रहा है। 11.2 सीसी है, उसके बाद तो मिली सीसी मोल करके दिया हुआ है ये सब। सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, ये कन्वर्ट करने तो तुम लोग को बता ही है लीटर में। 11.2 सीसी है ऑफ नाइट्रोजन। तो 11.2 सीसी मतलब क्या हो गया? 11.2 क्यूबिक सेंटीमीटर है ना। और क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर किसके इक्वल था? 1 ml के इक्वल था। यस सर। हम्म। तो मतलब 11.2 ml, यही वॉल्यूम दिया गया है। अब ये जहां जहां भी तुम्हारा गैस का इस तरह वॉल्यूम के टर्म में दिया हो तो वहां एसटीपी पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नहीं भी दिया हुआ है, इसका मतलब एसटीपी ही एज्यूम करके वो दिया होगा। तो हमको पता है कि 1 मोल अगर लेंगे नाइट्रोजन का, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो यहाँ पे। तो 1 मोल अगर नाइट्रोजन का लोगे तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है ये 1 मोल ऑफ N2 गैस, गैस के फॉर्म में होगा ना। समझ में आ रहा है? तो यस 22.4 सर। तो इसको उल्टा करके लिख लो, तो इसको ml में कन्वर्ट करोगे तो 22,400 ml आ जाएगा, ये इक्वल टू 1 मोल ऑफ N2। तो 1 ml से कितना आ जाएगा? हाफ मोल, सॉरी, 1/22,400, इतना मोल ऑफ N2 होगा। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? कितना सर ml के क्वेश्चन लिए? में 11.2 ml है, तो 1/22,400 इंटू 11.2, तो इतना मोल्स ऑफ N2 आएगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ये मोल्स आ गया। अब मोल से नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकाल सकते हो। अगर तुमको मोल पता चल गया N2 का इतना मोल है, तो इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने होंगे नहीं कर सकते हो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? ये देखो, ये N2 क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है? एटम। N2 एटम हो गया। अरे N2 कैसे फॉर्म होगा? दो नाइट्रोजन के एटम कंबाइन करेंगे तब तो एक N2 बनेगा ना। यस सर, मॉलिक्यूल है। हाँ तो मॉलिक्यूल है, एटम कैसे बनेगा? इतना अगर इतना मोल इसके मॉलिक्यूल का हो गया तो एटम का मोल कितना हो जाएगा? इसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दो एटम है। तो इतने मोल्स में कितने एटम हो जाएंगे, कितने मोल एटम हो जाएंगे? सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। हाँ तो 2 इंटू 11.2 बाय 22,400, इतना मोल्स आया, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब एक्चुअली में हमको नंबर चाहिए, तो नंबर चाहिए तो क्या करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? Na से करना होगा, Na से। यस सर। तो इनटू Na, तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आ गया, 11.2 सीसी ऑफ नाइट्रोजन। तो ये आ गया। अब इसी को तुमको मैच करना है सब दूसरे वाले कंपाउंड के साथ।
दूसरे वाले में क्या दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, NO। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला यहाँ मास के टर्म में दिया है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 14 + 16 कितना हो गया ये, 30। तो मतलब 30 ग्राम, 30 ग्राम अगर लेते हैं तो ये 1 मोल NO के बराबर होता है। ठीक है, तो 0.015 ग्राम में कितने मोल्स हो जाएंगे, 1/30 इंटू 0.015 मोल्स होगा, बोलो। यस सर। तो इसमें एटम्स कितने होंगे, तो देखो यहाँ भी NO जो बना है, इसमें एक एटम नाइट्रोजन का है, एक एटम ऑक्सीजन का है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है NO में। 30। एटम्स पूछ रहे हैं, एटम और मॉलिक्यूल में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, ये NO एटम है या मॉलिक्यूल है, NO मॉलिक्यूल है। कितने एटम से है मिलके बना हुआ है ये, 2 एटम्स। 2 एटम से मिलके बना हुआ है। तो ये जो मोल आया है ये एटम का आया है या मॉलिक्यूल का आया है भाई, NO जो है ये मॉलिक्यूल है ये ना, मॉलिक्यूल का है। मॉलिक्यूल का है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन NO, तो ये मॉलिक्यूल का जितना मोल्स आया उसका दुगना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 0.015/30 इतना मोल्स आया है। अब इसको Na से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता चल जाएगा। यस सर, पता चल जाएगा। तो बस दोनों को कंपेयर करना है किसमें किसमें सेम आ रहा है। तो ये देखो 1/50 ये दोनों सेम है क्या, सॉरी यहाँ पे तो ये है, तुमको इससे कंपेयर करना है, ये वाले टर्म से। तो ये आ गया तुम्हारा 1/15 इंटू 0.015 इंटू Na। ठीक है, ये चीज आ रहा है। और ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर करोगे तो ये सेम आ रहा है, इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है तुमको, नंबर ऑफ एटम्स सेम ऑफ होगा नाइट्रो सर। सेम होगा दोनों। यस सर। ये वाले केस में देख लो कट बस करके। उसको, हाँ बस उसको कैंसिल आउट करके सॉल्व, ये तुम लोग को खुद करना है। समझ में आ रहा है ना प्रोसेस क्या करना है, ऐसे ही तुमको निकालना है, मतलब सारे में नंबर ऑफ एटम्स तुमको एग्जैक्टली निकालना है। ठीक है, एक ऑप्शन हम बता दिए, उसी तरह सारे ऑप्शंस में वैसे ही सर करना है। बस मिलीमोल बता दीजिए आप। मिलीमोल, मिलीमोल मतलब क्या होता है, 1 मोल में कितने मिलीमोल होंगे, 10⁻³ मिलीमोल होंगे, सॉरी 10⁻³। जैसे मिलीमीटर होता है ना, यस सर। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, 1000 मिलीमीटर। तो उसी तरह 1 मोल में कितना मिलीमोल होगा, 1000 मिलीमोल्स होगा। ठीक है, तो यही है 1 मोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल। कर लोगे ना। यस सर। और और बताओ। सर 38, 39, 40। 38 which is not correct regarding 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 है, तो 22 ग्राम CO2 मतलब ये हाफ मोल हो गया इसका, हुआ ना। इट ऑलवेज ऑक्युपाइज 11.2 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, ये तो करेक्ट है, क्योंकि उसका 1 मोल अगर लोगे तो वो 22.4 ऑक्युपाई करेगा, तो आधा मोल है तो 11.2 ऑक्युपाई करेगा। दूसरा, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। 1 ग्राम मॉलिक्यूल तो नहीं है क्या, नहीं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल कब बोलते हैं उसको, जब 1 मोल होता, 22 ग्राम 1 मोल के बराबर नहीं होता है, आधा मोल होता है, तो वही हो जाएगा। ठीक है। इट कंटेन्स, और भी ऑप्शन देख लो, इट कंटेन्स 1
0.5 हाँ, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, सी जो है, तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। हाँ, तो ऑक्सीजन का एटम अगर निकालोगे, अगर हाफ मोल CO2 लिया गया, हाफ मोल CO2, तो इसमें ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा बताओ तो? ऑक्सीजन के एटम का मोल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस सर। तो वो तो 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, वो तो करेक्ट ही है। और इट कंटेन्स 0.5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। हाँ, कार्बन का, इसमें कार्बन के एटम का मोल कितना होगा? हाँ, 0.5 ही हो, तो 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन, वो सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी गलत है। और 39 है सर। 2 flask of equal capacity contain argon and chlorine gas respectively at room temperature. What is true about them? आंसर Argon, सी है, बट ये हाँ, आर्गन AR के फॉर्म में रहता है और क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहेगा। तो बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, ये तो गलत हो गया ना? सेम नंबर ऑफ एटम होगा क्या कभी भी? क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन एटम्स आर हाफ ऑफ आर्गन एटम्स, ये भी गलत है, क्योंकि क्लोरीन के एटम्स जो होंगे वो 2 टाइम्स होंगे आर्गन के। क्लोरीन एटम्स आर डबल द नंबर। हाँ, ये सही है, ये तो साफ दिख रहा है। नंबर, एवोगाड्रोस लॉ क्या बोला था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम लोग मेजर करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा उसका। ठीक है, वॉल्यूम अगर Yes. सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेगा। तो यहाँ पे तो इक्वल कैपेसिटी का, दोनों इक्वल कैपेसिटी के फ्लास्क में रखा गया है, मतलब ऑब्वियसली इसके वॉल्यूम क्या है? बराबर है। और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे मेजर किया गया तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, बट नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हो, आर्गन में क्या होगा? एक ही एटम है, लेकिन क्लोरीन में तो 2 एटम मिलके क्लोरीन गैस बना हुआ है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में जब बात करोगे, आर्गन के नंबर ऑफ एटम्स के रेस्पेक्ट में क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? दुगना तो होगा ही, 2 टाइम्स होगा ना। यस सर। और 43 43 हाउ मेनी ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर? तो ग्राम एटम मतलब मोल्स होता है। ठीक है, ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया? मोल्स। बन जाएगा। ठीक है। और 52 52 द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयंस। 1 ग्राम, फिर वही हुआ, 1 ग्राम मतलब 1 मोल आयंस। हाँ, बन जाएगा। ठीक है। और एक मिनट, हाँ 53 सर, इसमें कैसे अप्रोच करेंगे? Which of the following contains the greatest number of atoms? तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए वही तुमको नंबर ऑफ मोल्स निकालो, और जैसे वो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे 32 वाला, अच्छा, वैसे तुमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा सारे केसेस में। ठीक है सर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये सब हाँ आसान है, एक बार करोगे फिर से दोबारा ट्राई करके देखना, बन जाएगा आराम से, अच्छे से हाँ टाइम सर। में। और सर 59 में एक लाइन दिया हुआ है, द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन ही पढ़ दीजिए 59। the mass of 1 liter of this organic gas is exactly equal to that of 1 liter of N2. हाँ सर, इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? यस सर। तो इसको वो करो ना, तुमसे क्या बोला गया है? ये तुमको उस कंडीशन में, एसटीपी कंडीशन में जाके चेक करना होगा, एसटीपी कंडीशन कंसिडर करके क्या दिया हुआ है तुमको। देखो, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस ऑर्गेनिक गैस इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का हमको पता है कि नाइट्रोजन गैस का अगर 1 मोल लोगे तो वो एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 22.4। हाँ, तो उसका 22.4 लीटर का मास कितना होगा? नाइट्रोजन गैस के 1 मोल के मास के बराबर होगा। यस सर। तो नाइट्रोजन गैस का 1 मोल का मास कितना है? 14 into 2 28 ग्राम है।
यस सर। हाँ, तो 22.4 लीटर का मास होता है 28 ग्राम, तो 1 लीटर का मास नहीं निकाल लोगे? ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, तो वो रिलेट करने तुमको वैसे दिया गया। 62, 63। 62, 63, the number of moles of oxygen in 1 liter of air containing 21% oxygen by volume। क्या दिक्कत है इसमें? सर परसेंटेज में दिया हुआ है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो एयर का अगर 1 लीटर लेते हैं तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ, एयर के 1 लीटर में 21 लीटर जो है तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। सॉरी, 21% उसका। तो मतलब मान लो अगर एयर का हम लोग 100 लीटर लें तो उसमें 21 लीटर क्या होगा? 21 लीटर क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे 1 लीटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 1 लीटर अगर एयर लोगे तो उसमें 0 पॉइंट कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, बताओ? 0.21 हो जाएगा। 0.21, हाँ 0.21 मोल। 0.21 लीटर। हाँ लीटर हो जाएगा। तो उसका एसटीपी में उसके मोल्स नहीं निकाल सकते हो? तुमको अगर लीटर पता चल गया ऑक्सीजन का तो उसका नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते हो। हमको पता है एसटीपी पे अगर 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस का होगा तो वो 1 मोल के बराबर होगा। 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होगा ना एसटीपी पे। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। बोल रहे हैं स्क्रीन 20। स्क्रीन स्क्रीन नहीं ऑफ दिख हो रहा गया। नहीं, ऑफ हो गया। है, 1 मिनट रुको। बोल रहे हैं 22.4 लीटर अगर ऑक्सीजन का लोगे, 22.4 लीटर, तो वो कितने मोल्स के बराबर होगा? 1 मोल के बराबर। यस सर। सर डिवाइड कर देना है ना 22.4 से, फॉर्मूला में डाल हाँ, के। तो ये, हाँ, यूनिटरी मेथड यूज कर ठीक है। लेना उसमें बस। और हाँ ठीक है। 63। 63 क्या है यार? सर इसको आप लिख के सॉल्व करिएगा 63 को। नहीं बना। नहीं। 63 में क्या है? एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी, यही है ना? ए यस का सर। है 40 और बी का है 80। बोला जा रहा है कि x ग्राम ऑफ ए contains y atoms, then how many atoms are present in 2x gram of b? चलो, तो इसका अगर एटॉमिक मास है 40, एटॉमिक वेट ए का 40 है, एटॉमिक वेट बी का 80 है। तो मोल कॉन्सेप्ट सिंपली तुमको यूनिटरी मेथड, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग लें 40 ग्राम ऑफ ए अगर लोगे, ये कितने एटम्स कंटेन करेगा? Na एटम कंटेन करेगा। यस सर। तो अगर इसका x ग्राम लोगे तो ये कितना एटम कंटेन करेगा? Na/40 इंटू एक्स यस होगा। सर। हाँ। और ये यही किसके इक्वल दिया हुआ है? ये सेम चीज y के बराबर दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ। ठीक है, तो एक रिलेशन यहां से आ गया, Na/40 इंटू एक्स इक्वल टू वाई। अब दूसरा केस कि b का अगर हम लोग 80 ग्राम ले, फॉर b, आसानी से क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लो, आसानी से बन जाएगा। 80 ग्राम ऑफ b अगर लोगे, ये किसके बराबर होगा? Na एटम्स के बराबर। Na एटम्स कंटेन करेगा ना 80 ग्राम ऑफ b। ठीक है, हेलो। यस सर। तो इसका अगर 2x ग्राम लोगे b का, तो ये कितने एटम्स कंटेन करेगा? Na/80 इंटू 2x होगा। यस सर।
तो बस Na का वैल्यू वहां पे पुट कर दो एक्स वाई के टर्म में, यहाँ से Na क्या आ जाएगा तुम्हारा? हो जाएगा। Na क्या आ गया? 40 इंटू वाई बाई एक्स, बस यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो Na की जगह। ठीक है। 40 इंटू वाई बाई एक्स और इंटू 80 इंटू 2x, तो देख लो क्या है, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, 40 2 भी कैंसिल, ये तो y के बराबर ही आ गया। क्या नहीं वाई, समझ में? नहीं समझ गए सर। बस, और कुछ है? हाँ लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलो। 68 68 सर, ये एनटीपी और एसटीपी सेम चीज है क्या? हाँ हाँ, दोनों सेम चीज कंसिडर कर सकते हो, दोनों में सेम हम लोग लेते हैं। मतलब 20 थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उतना कंसिडर नहीं किया जाता है, 22.4 लीटर ही अज्यूम कर लेना, ठीक है। सर हम इसको 22.4 लीटर एज्यूम करके सॉल्व कर लेंगे तो आ हाँ हाँ जाएगा वो ना? हो जाए, हाँ वो आ जाए। ठीक है, हो और गया। और है कुछ? बाकी एक ही लोग नहीं पूछा जी डाउट, और बाकी लोग नहीं बनाए डाउट? दूसरा गौरव, ये कौन पूछ रहा था? सर हम अभिषेक सर। 51 ही तक बना, 51 तक बनाए? उसमें 33 सर डाउट हो, आप बता ही दिए। अच्छा, बाकी और नहीं बनाए? ठीक है, और बना सर लेना बाकी तो, ठीक है, क्वेश्चन सर मेरा प्रैक्टिस आज करो। फिजिक्स का एग्जाम था सर, इसीलिए फिजिक्स पढ़ने लगे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना लेना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रीवियस ईयर भी बनाओ, प्रीवियस ईयर का यस सर, एक्सरसाइज होगा लास्ट में, देखोगे? है सर, देखें। हाँ, तो प्रीवियस ईयर भी साथ साथ बनाते जाओ, क्योंकि उससे सर इसमें आइडिया लगेगा। बहुत 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 कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में, सब टर्म्स में इतना ज्यादा ना। कंफ्यूजन प्रैक्टिस से ही दूर होगा, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं बार बार तुम लोग को, थ्योरी पढ़ने के पीछे मत रहो, थ्योरी कुछ नहीं है इसमें, बस एक बार देख लो, उसके बाद क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन से ही तुम्हारा थ्योरी भी क्लियर होगा, थ्योरी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बस फॉर्मूला देखो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर दो बनाना इसमें, ठीक है। ये सब जितना यस। भी फिजिकल का चैप्टर है, जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाओगे ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, तब तक क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो यस आज, सर। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सर स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलस। हाँ ये बोलो। रब मत करिएगा, ये वाला भी भेज ही दीजिएगा। हाँ ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे मोल मोल एनालिसिस वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मोल मोल एनालिसिस, सिंपल है। मोल मोल एनालिसिस करते हैं, और मोल मास एनालिसिस करते हैं, मोल को मास से रिलेट करते हैं, या फिर मास मास एनालिसिस भी करते हैं। तो सिंपल है, अगर एक चीज जान गए, मोल मोल का अगर तुमको पता चल गया, तो आसानी से उसको मास में बदल सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि 1 मोल इक्वल टू उसके मोलर मास के बराबर ही होता है। क्लियर है ना? इसके लिए देखो, एक चीज ध्यान दो, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए हमको एक, तुमको इक्वेशन पता होना चाहिए, पूरा पूरा इक्वेशन पता होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए। इक्वेशन तो तुमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो पता होना ही चाहिए, और वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस्ड फॉर्म में रहना चाहिए, बिना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, क्योंकि अगर वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, दिख रहा है स्क्रीन तुम लोगों को? ये सर दिख रहा है। हाँ, तो जैसे इधर ही एक क्वेश्चन था, जैसे इसमें है क्या, एग्जांपल में देखना पड़ेगा, एग्जांपल लेके ही सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आसानी से समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक रखे हो क्या तुम लोग, पास में है? ये सर रखे हैं, एक मिनट निकालते हैं। एनसीईआरटी का जो, हाँ खोलो। पेज नंबर। पेज नंबर नहीं, उसमें स्टोक्योमेट्रिक वाला जो पार्ट दिया हुआ है, स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन वाला टॉपिक दिया है ना, हाँ हाँ। तो उसमें देखो एक एग्जांपल में क्वेश्चन दिया होगा, उसी क्वेश्चन को बताते हैं, बताओ तो क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, कहाँ दिया होगा?
1.3 प्रॉब्लम में 1.3 बोलो क्वेश्चन क्या है बताओ तो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर हाँ बोलो। produced by the combustion of 16 gram of methane. हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या है बताओ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, Water produced by कैलकुलेट combustion of द अमाउंट ऑफ वाटर produced by produced by the combustion of 16 gram of methane. 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, तो सिंपल है, देखो ऐसे तुमको दे दिया, इसका पहले तुमको इक्वेशन पता होना चाहिए कि मीथेन का कंबशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट होना होगा। तो मीथेन होता है CH4, होता है ना, Yes sir. ये गैस है, उसका कंबशन कर रहा है मतलब ऑक्सीजन से ये रिएक्ट कर रहा होगा। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CO2 गैस प्लस H2O, ये भी वेपर के फॉर्म में निकलता है यहाँ पे। तो ये है इक्वेशन, तो पहले तुमको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, और प्लस इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तुमको गिवन होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करोगे, बैलेंस करो तो क्या आएगा, O में 2 लगाना है, O2 में 2 लगाना है और H2O में भी 2 लगा देंगे। हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन हो गया 4 और उधर हो गया 4, हाइड्रोजन 4, हाँ ठीक है बैलेंस हो गया। अब देखो, अब यहाँ मोल मोल एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग। तो मोल मोल एनालिसिस के लिए हम लोग लिखते हैं कि इसका कोफिशिएंट देखोगे, बैलेंस करने के बाद इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इसका 2 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो सॉरी यहाँ तो ऑलरेडी 2 आया है। यहाँ पे मोल मोल एनालिसिस अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हम एक्सपैंड करके लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 मोल ऑफ O2, ठीक है, टू प्रोड्यूस, क्या लिख सकते हो, टू प्रोड्यूस 1 mole of 1 CO2 and एंड 2 mole of H2O. 2 मोल्स ऑफ H2O। तो यही हो गया मोल मोल एनालिसिस। जब बैलेंस कर दोगे ना, बैलेंस करने के बाद जो कोफिशिएंट होगा ना उसको हम लोग मोल की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये मोल मोल एनालिसिस से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसको। अब इसी को मास के फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो कैसे। तो 1 मोल CH4 का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मास कितना होगा, एक का 32 होता है तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64. तो 16 ग्राम ऑफ CH4 reacts with 64 ग्राम ऑफ O2 to produce, क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना हो जाएगा, 44 ग्राम, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर का मास कितना हो गया, 36 ग्राम हो गया, 36 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, तो मोल के फॉर्म में अगर तुमको पता चल गया, बैलेंस करने के बाद उसको मोल की तरह ट्रीट करते हैं, उसी को हम लोग मोल्स को मास में भी बदल सकते हैं उसके। तो ये हो गया मास मास एनालिसिस। ठीक है, Yes समझ sir. में आ रहा है। अब Yes क्वेश्चन sir. देखो, हाँ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, पूछा गया कि कैलकुलेट द कंबशन ऑफ, सॉरी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो 16 ग्राम मीथेन अगर बर्न करें हम लोग ऑक्सीजन में तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि 16 ग्राम अगर मीथेन हम लोग बर्न करें तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 16 ग्राम मीथेन को अगर बर्न करोगे तो कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, 36. तो इसका तो डायरेक्ट आंसर 36 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल CH4 को अगर बर्न कर रहे हैं तो कितना मोल वाटर निकल रहा है, 2 मोल, Yes है ना। sir. हाँ. तो यहाँ पे 1 मोल का मास ही होता है 16 ग्राम। अगर तुमसे ऐसे रहता कि पूछता कि 16 ग्राम की जगह यहाँ पे कुछ और कर देता, जैसे मान लो 48 ग्राम कर देता, यहाँ पे क्या पूछता तुमसे कि 48 ग्राम मीथेन को बर्न करने से कितना H2O निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करके लिख सकते हैं कि जब हम लोग 1 मोल CH4 को बर्न किए, 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स कितना मोल वाटर दिया ये,
2 मोल ऑफ वाटर, बैलेंस करने से हमको पता चला। और 1 मोल CH4 का मास कितना होता है? तो 16 ग्राम CH4 जो है ये कितना ग्राम वाटर देता है? अमाउंट ही पूछा गया है, तो 36 ग्राम ऑफ वाटर होगा, बोलो। यस सर। तो 16 ग्राम से अगर तुमको 36 ग्राम मिलता है, तो 48 ग्राम ऑफ CH4 अगर लोगे तो कितना ग्राम वाटर मिलेगा? 36/16 इंटू 48, यही तो करना होगा। यूनिटरी मेथड। हाँ, बस यूनिटरी मेथड ही तो लगाना है तुमको। 16 से 36 मिल रहा है, तो एक से कितना मिलेगा? 36/16। 48 से कितना मिलेगा? 36/16 इंटू 48, इतना ग्राम ऑफ H2O हो गया। ठीक है, तो बस यूनिटरी मेथड है, इसमें और कुछ नहीं है। जो मैथ्स में यूनिटरी मेथड पढ़े होगे ना, बस वही चीज लगाना है तुमको। तो 36 इंटू 3 कितना हो गया? 108 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यस सर। चलो, तो यही है मोल मोल एनालिसिस या मास। अगर तुमको एक में मोल के टर्म में पूछा, मास में कन्वर्ट करने बोला, तो आसानी से अब इंटर कन्वर्जन तो तुम लोग मोल को मास में आसानी से बदल सकते हो ना, वो सब तो फॉर्मूला पता ही है तुम लोगों को, कैसे मोल को मास में बदलेंगे, मास को मोल में बदलेंगे, फॉर्मूला पता है ना सारा चीज, बस आसानी से कर सकते हो। अब इसी में एक टर्म आता है लिमिटिंग रिएजेंट वाला। लिमिटिंग रिएजेंट वाला देखो क्या होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग किसको बोलते हैं? देखो, लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वैसा, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो स्पीसीज इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में। तो लिमिटिंग एक्चुअली आपस में शुरुआत में क्या लिया जाता है हम लोगों को? रिएक्टेंट ही लिया जाता है। रिएक्टेंट ही आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं। एक्चुअली होता क्या है लिमिटिंग रिएजेंट के केस में? लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग कि वैसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान पूरा पूरा खत्म हो जाए। जैसे मान लो A प्लस बी मिलके ये C प्लस D दे रहा है, तो A और B ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है, और C और D क्या है? प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट। तब अगर मान लो ये दोनों रिएक्टेंट तो इक्वल अमाउंट में कंज्यूम तो नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का ऑब्वियसली मास अलग होगा, सारा चीज अलग होगा ना, दोनों का प्रॉपर्टी, दोनों सेम रिएक्टेंट तो है नहीं, अलग अलग है ना दोनों का प्रॉपर्टी, तो मास डिफरेंट होगा और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। तो दोनों इक्वल अमाउंट में तो खत्म नहीं होगा ना कभी भी, कुछ होगा ज्यादा खत्म हो रहा होगा, कुछ कम कंज्यूम हो रहा होगा। तो अगर इन दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो गया पूरा पूरा, तो उसके बाद ये रिएक्शन होगा क्या? उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा? अगर मान लो रिएक्शन के दौरान बी पूरा खत्म हो गया, बी अगर पूरा पूरा खत्म हो गया पहले, तो सिर्फ ए जो है वो प्रोडक्ट बना सकता है क्या? अगर बी नहीं रहेगा तो? नहीं, नहीं बना सकता। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब वही हुआ कि वैसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली खत्म हो जाता है, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द रिएक्टेंट which gets completely consumed during a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर वो पूरा पूरा खत्म हो जा रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, वैसे रिएक्टेंट को। और प्रोडक्ट का जो भी फॉर्मेशन होगा, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कौन डिसाइड करेगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा वही डिसाइड करेगा, क्योंकि जैसे ही वो रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग उसी रिएक्टेंट को बोलते हैं जो खत्म हो जाता है। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट ही खत्म हो गया तो रिएक्शन हो पाएगा क्या? फर्दर हो पाएगा? नहीं सर। नहीं। तो इसका मतलब कितना प्रोडक्ट बन रहा होगा वो कौन डिसाइड करेगा? अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा। यस सर। ठीक है, तो जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ है A + 2B और ये बना रहा है C। ठीक है, क्वेश्चन में तुमको बोला गया है कि 5 मोल A का लिया गया और 8 मोल B का लिया गया।
ठीक है, 5 मोल ऑफ ए और 8 मोल बी, और बोला गया कि सी का कितना मोल फॉर्म होगा। अब यहाँ पे ए और बी दो रिएक्टेंट है। अब इन दोनों में से तो सबसे पहले, क्योंकि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिसाइड कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले तो इन दोनों में हमको पता करना होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इधर ए होगा या बी होगा, वही तो पता करना होगा ना, बोलो। यस सर, लिमिटिंग क्या आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, यस सर। कहाँ चला गया है? सर, आपका ही आवाज नहीं आ रहा था। अब भी आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तुमको ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, तो इसमें मोल मोल एनालिसिस करोगे। ये तो क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है 5 मोल और 8 मोल। पहले हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके उसका हम लोग मोल मोल एनालिसिस करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर 1 मोल ए लेते हैं तो ये कितने मोल बी के साथ रिएक्ट करता है? 1 मोल ए को कितना मोल बी चाहिए? 2 मोल्स ऑफ बी चाहिए, बताओ तो। यस सर। 2 मोल्स ऑफ बी चाहिए, क्योंकि 1 मोल ए जो है इसको रिएक्ट करने के लिए बी का 2 मोल चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का कितना मोल है मेरे पास, 5 मोल्स ए का है। तो एक के लिए अगर 2 चाहिए होता है तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा बताओ, रिक्वायरमेंट कितना होगा? 5 into 2, 5 into 2। हाँ, तो 10 मोल्स ऑफ बी रिक्वायर्ड है, इतना रिक्वायरमेंट है हम लोगों का। 5 मोल अगर ए का रिएक्ट कराना है तो उसके लिए 10 मोल बी का चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कितना मोल दिया गया है? 8। 8। इसका मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे तो कम है। मतलब अगर रिएक्शन कराओगे तो पहले कौन खत्म होगा, ए या बी? बी। सर वो 2B का है कि सिर्फ B का? हम्म, सर 8 मोल 2B का दिया हुआ कि सिर्फ B का दिया हुआ? 2b और b क्या है? सर वहां पे सर लिखे ना 2 मोल। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, उससे क्या बैलेंस। मतलब? हाँ, वो ठीक है बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, कोफिशिएंट है वो। वो कोफिशिएंट है उसका। क्लियर है? तो देखो 5 मोल ए का अगर हम लिए हैं क्वेश्चन में तो उसके लिए 10 मोल बी चाहिए मेरे को, बट है मेरे पास 8 ही। इसका मतलब ऑब्वियसली बी का मोल्स जो है वो कम है ना, कम। तो यस। बी का मोल अगर कम है तो अगर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के दौरान पूरा पूरा खत्म कौन हो जाएगा, पहले कौन कंज्यूम हो जाएगा पूरा पूरा, ए या बी, कौन पहले होगा? बी कंज्यूम हो जाएगा। बी। तो लिमिट, हाँ, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ जाएगा हम लोग का? बी हो लिमिटिंग जाएगा। बी हो गया लिमिट। तो सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तब यहाँ पे हम लोग जान गए कि लिमिटिंग रिएजेंट बी है। अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, ए के अकॉर्डिंग या बी के अकॉर्डिंग? सर, बी के अकॉर्डिंग बनता है। बी के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग बी से कंपेयर करेंगे। जो एक बार हमको पता चल गया कि बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सी कितना बन रहा होगा वो अब ए से डिसाइड नहीं होगा, किससे डिसाइड होगा? बी से डिसाइड होगा। तो अब हम लोग बी और सी को कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ बी, ये कितना मोल ऑफ सी दे रहा है? 1 मोल ऑफ सी दे रहा है, बोलो। सर कैसे सर? 2 मोल्स ऑफ बी, 1 मोल ऑफ सी दे रहे। अरे वो कंपेयर किए हम लोग, स्टोइकियोमेट्री तो है ही ना हम लोग के पास, बैलेंस इक्वेशन तो दिया हुआ ही है। ठीक है सर। बैलेंस इक्वेशन गिवन है ना मेरे को, तो वहां से तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर बी से हम लोग सी को कंपेयर करेंगे तो बी का अगर हम लोग 2 मोल ले रहे हैं तो सी कितना बन रहा है? 1 मोल। 1 मोल। तो बी का अगर 1 मोल लोगे तो सी कितना बनेगा? हाफ। हाफ मोल। हाफ मोल।
चलो हाफ मोल ऑफ सी। बी का क्वेश्चन में कितना मोल लिए हैं हम लोग? क्वेश्चन में कितना मोल लिया बी गया है का बी? क्वेश्चन में हम लोग 8 मोल्स लिए हैं। हाँ, तो 8 मोल अगर बी का लोगे तो उससे सी कितना बनेगा? 4 मोल ऑफ सी। तो 4 मोल ऑफ सी। तो यही हो गया आंसर हम लोग का, क्योंकि जो भी सी बन रहा होगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? अब जो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा ना। यस सर। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है? बी आ गया। तब बी से हम लोग सी को कंपेयर करेंगे, ए से कंपैरिजन नहीं होगा। तो सबसे पहले तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट होगा तो उन दोनों रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल गया, उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा। वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो यहाँ से अगर तुमसे पूछा जाए कि कितने मोल सी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कितना मोल सी फॉर्म हो रहा है? 4 मोल ऑफ 4 सी। मोल। तो यही हो गया आंसर। अब तुमसे एक और चीज पूछा जा सकता है कि कितना मोल ए का बचा हुआ रहेगा। बताओ तो, कितना कितना मोल्स ऑफ मोल? ए, हाँ, ए का बचा हुआ रह जाएगा। कितना मोल्स ऑफ ए? 1 मोल सर, 1 मोल। 1 मोल। तो ऐसे कैसे सर? वो भी बी से ही कंपेयर करेंगे। तो देखो, 2 मोल ऑफ बी के लिए कितना मोल ऑफ ए रिक्वायर्ड है? 1। 1 मोल ऑफ ए। तो 1 मोल ऑफ बी के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? हाफ मोल ऑफ ए। हाफ मोल। क्वेश्चन में कितना मोल दिया गया बी का? 8 मोल्स। 8 मोल्स बी के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा ए का मोल्स? अरे एक 1 के लिए हाफ है, तो 8 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 4, 4। 4 मोल्स। और दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है? 5। 5। तो रिक्वायरमेंट अच्छा। हमारा 4 ही है, बट 5 मेरे को गिवन है। इसका मतलब 1 मोल तो अनरिएक्टेड बचा हुआ रह जाएगा ना। यस सर। समझ में आ रहा है? तो हाँ। मोल्स ऑफ ए लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ए का कितना मोल अनरिएक्टेड बचेगा? तो 5 इनिशियली गिवन था, 4 रिक्वायर्ड है। 5 माइनस 4, ये 1 मोल जो है वो अनरिएक्टेड बचा हुआ रहता है। ठीक है, यस सर। चलो समझ में आ गया। यस सर। चलो, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को ऐसे से रिलेटेड, मोल कौन से, ये लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड। बन जाएगा ना अब? ट्राई एक बार करते हैं सर। हाँ चलो, क्वेश्चन है, कैलकुलेट द amount of hydrogen which is unreacted in the given reaction। रिएक्शन दिया हुआ है तुमको 2H2 प्लस O2 और ये 2H2O बना रहा है। इफ 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is reacted with 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का O2। चलो, बताना है कि 8 ग्राम हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया गया 16 ग्राम O2 गैस के साथ, तो कितना ग्राम H2 जो है अनरिएक्टेड, मतलब यहाँ तो लिमिटिंग रिएजेंट तुमको डायरेक्ट बता ही दिया है कि H2 अगर अनरिएक्टेड बच रहा है, इसका O2 मतलब होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? O2। O2। ठीक है, तो वो बताना है कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए 3 ग्राम, 6 ग्राम, ऑप्शन सी है 1 ग्राम एंड ऑप्शन डी है 4 ग्राम। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने का भी जरूरत नहीं है तुमको।
हो गया। हुआ या नहीं ना? अब तो लिमिटिंग रीजन भी नहीं निकालना है, तो सिंपल है। फिर इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग, बना किसी से? हम्म। नहीं सर, बना रहे। सर मेरा तो 1 ग्राम आ रहा है। ना, मेरा 1 ग्राम आ रहा है, ऑप्शन सी। 1 ग्राम हाइड्रोजन बचा हुआ होगा तुम्हारा जी। नहीं समझ आ रहा। इसमें क्या समझना है? इसमें तो लिमिटिंग डायरेक्टली बता दिया है। जब लिमिटिंग रीजेंट ही नहीं, लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है? O2। O2। तब H2 कितना बचेगा वो O2 से ही डिसाइड होगा। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन पता है कि H, इक्वेशन ये दिया हुआ है ना तुमको, 2H2 प्लस O2, ये 2H2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ O2 ये कितने मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। सॉरी, ये 1 मोल ऑफ O2। ऑफिशिएंट कोफिशिएंट कितना है O2 का? 1 है ना? तो लिख सकते हैं ये यस। हम लोग, 1 मोल ऑफ O2 जो है ये 2 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसको मास में बदल लो, 1 मोल ऑफ O2 का मास कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32। तो 32 ग्राम ऑफ O2 और 2 मोल्स ऑफ H2 का मास कितना हो जाएगा? 4। 4 ग्राम ऑफ H2। मतलब 32 ग्राम अगर ले रहे हैं O2 का, तो ये 4 ग्राम ऑफ O2 के साथ, 4 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसका अगर 16 ग्राम लोगे तो ये कितना ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करेगा? इसका हाफ कर रहे हैं तो ये भी तो हाफ हो 2 जाएगा, ग्राम। दो। तो 2 ग्राम H2 के साथ ही रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन में कितना ग्राम H2 लिया गया है? 8 कितना? ग्राम। 8 ग्राम। तो बचा हुआ कितना रह जाएगा? 6। मास, मास ऑफ H2 लेफ्ट अच्छा, माइनस करना था बस। मास ऑफ H2 लेफ्ट अनरिएक्टेड लिया गया 8 ग्राम है, जरूरत मेरे को 2 ही ग्राम का है। तो 8 ग्राम माइनस 2 ग्राम, कितना ग्राम बचा हुआ रह गया? बोलो। यस सर। 6 ग्राम। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, यस सर। चलो। सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें लिमिटिंग रीजेंट भी तुमको आइडेंटिफाई करना होगा। रिएक्शन दिया हुआ है 2P प्लस Q और ये R है। ठीक है, बैलेंस दिया हुआ है। P का 5 मोल्स लिया गया है और Q का, नहीं, P का 8 मोल्स लिया गया है और Q का 5 मोल्स लिया गया है। पूछा गया R का कितना मोल्स प्रोड्यूस होगा? मोल्स ऑफ R प्रोड्यूस्ड। चलो ये बताना है।
4 मोल होगा क्या सर? 4 मोल। 4 मोल। तुम्हारा सर क्या है जी? 4 moles of R. चलो सही है, 4 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आया, P या Q? पी P आया। 2P मतलब P. P है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। समझ में आ गया ना हम लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस कैसे करने हैं? Yes sir. ठीक है, तो एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट होगा तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करोगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कितना बनेगा या कौन सा रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट कितना बचा हुआ होगा वो निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, Yes sir. तो इसमें तुम लोग का होमवर्क जो रहेगा, तुम लोग सेक्शन डी तक तो हो गया है ना, एक्सरसाइज 2 का सेक्शन Yes डी sir. तक कर चुके हो, तो सेक्शन डी के आगे करना तुम लोग सेक्शन ई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड है, प्लस सेक्शन एफ, ये लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर है। ये दोनों तुम लोग को होमवर्क रहेगा, सेक्शन ई और सेक्शन एफ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन होगा मिला के सारा, तो इसके क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। Yes sir. ट्राई Yes sir. करना एक बार, जो भी होगा डाउट वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन दिया होगा, एनसीईआरटी का भी 2-3 जो लिमिटिंग रिएजेंट का, एक नाइट्रोजन अमोनिया गैस वाला क्वेश्चन है, वो सॉल्ड एग्जांपल ही है, ठीक है। वो सब भी क्वेश्चन ट्राई करने का कोशिश करना, एनसीईआरटी का भी, ठीक है। एनसीईआरटी भी साथ साथ में सॉल्व करते जाओ तुम लोग, नहीं तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम लोग इंजीनियरिंग वाले हो या मेडिकल के? Engineering. इंजीनियरिंग, ठीक है, तो एनसीईआरटी भी साथ साथ सॉल्व करते जाओ। एनसीईआरटी में भी देखना लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन, वो भी कर लेना, ठीक है। तो इतना करके रखो, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। Yes sir. चलो, और कोई डाउट है किसी को, और कुछ पूछना है? नो सर। चलो ठीक है, बना लो, जिसका जो जो बचा हुआ है क्वेश्चन वो पूरा क्वेश्चन बनाते रहो, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछते हैं, ठीक है। Yes sir. चलो तो एंड कर रहे हैं, ये भेजना है क्या, ये पीडीएफ, या लिख लियो? नहीं भेज दीजिएगा। ठीक है, ठीक।